आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित, उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग को राहत देने की उसको लेके देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है, और यह लंबे वर्ष समय से यह मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं।
और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। खुश है। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको लगता है कि असेंबली चुनाव जो होने वाले हैं आगामी, उसमें ये बजट असर करेगा, इनकी नीतियां असर करेंगी? स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है, गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित है और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। शानदार बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। विपक्ष केवल जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बजट की आलोचना करने का केवल फैशन निभा रहा है, ताकि विपक्ष के पास कोई बजट में कमी निकालने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का बजट आया है उम्मीद से अच्छा बजट आया। सर, निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि जो एजुकेशन लोन, जो हायर एजुकेशन, उसमें भी बच्चों को काफी आसानी दी जाएगी, साथ में 1 करोड़ इंटर्नशिप और 4 करोड़ जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज है, उससे जितना भी यूथ है वो उसको एक बार में अपॉर्चुनिटी इस बार मिलने वाली है। नहीं, देखिए, युवा भारत का भविष्य है और विकसित भारत की अगर नींव पड़ी है तो देश के युवाओं के लिए बड़े कदम उठाना चाहिए था, जो बजट में उठाया गया है। और जिस प्रकार से इंटर्नशिप को लेकर के, जिस प्रकार से 4 करोड़ से अधिक रोजगार को लेकर के, जिस प्रकार से पावर सेक्टर को लेकर के, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जिस प्रकार से निवेश को आकर्षित करने को लेकर के, जिस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जो राहत प्रदान करने का काम किया गया है, यह सब अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। मायावती ने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि धन्ना सेठों का ये बजट है, उनके लिए है, ये कोई गरीब या जो आम जनमानस है उसको कहीं फायदा नहीं होगा। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने जो आंध्र प्रदेश या बिहार को जो बजट में जगह मिली है उस पर कहा कि वहां चुनाव आ रहा है, इसलिए उनको विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष है। चुनाव आंध्र प्रदेश में भी आ रहा है क्या? आंध्र प्रदेश में तो लोकसभा के साथ हुआ है, और बिहार या झारखंड या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल या देश का वह हिस्सा जो विकास में पीछे छूट गया है, उसे विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अगर प्रयास किया जाए, उसमें अगर कोई कमी खोजने का प्रयास किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार का जो बजट होता है वो देश के सभी राज्यों को ध्यान में रख करके और जिस राज्य की जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार से उसकी पूर्ति की जाती है। बहन मायावती जी की जहां तक बात है, मैंने कहा विपक्ष का कोई, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे बहन मायावती जी हों, सबको बजट की आलोचना करने का एक फैशन जो होता है वो। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट किया है, वो जो मूल बजट पाठ के साथ जो अंतरिम बजट आया था उसके साथ में दूसरा चरण है, लेकिन इस दूसरे चरण में जिस तरह से देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए देश के युवाओं को और अधिक रोजगार के संसाधन मिले, वो और अधिक स्वरोजगारी हों, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गति और बढ़े, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के साथ साथ में एग्रीकल्चर और टूरिज्म, इन दोनों सेक्टर्स पे विशेष, और एमएसएमई इन तीनों सेक्टर्स पे विशेष रूप से फोकस किया गया है, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं तीनों जो देश की जीडीपी में ग्रोथ तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में रोजगार के अवसरों का भी सृजन करते हैं। और मैं आज के इस बजट के लिए, इस निर्णय के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का हृदय से